हेलो एवरीवन, दृष्टि के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फिर से हम शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। हमने आपसे पूछा था सहेल प्रदेश अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल नामक अफ्रीकी देशों का एक संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है। अफ्रीकी देशों की एक संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है और इस परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होगा? और ऑप्शंस थे मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान या युगांडा। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबने आंसर युगांडा ही बताया है। दरअसल जो ये यहाँ पे बात कही गई है ग्रेट ग्रीन वॉल की, सहारा रेगिस्तान जो है वो इस क्षेत्र में है और उसका विस्तार धीरे धीरे दक्षिण की तरफ हो रहा था। तो अर्ध शुष्क जो ये क्षेत्र है, इन्होंने एक परियोजना की शुरुआत की जिसे कहा गया ग्रेट ग्रीन वॉल, यानी पेड़ पौधों की एक पट्टी बनाई जाएगी ताकि सहारा रेगिस्तान का जो विस्तार है वो दक्षिण की तरफ ना हो, यहीं पर रुक जाए। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखें, उसमें पूछा गया है कि सहेल प्रदेश कौन है? यही सब प्रदेश हैं जो अर्धशुष्क क्षेत्र में आते हैं। तो कौन इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होगा? वो देश इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होगा जो इस क्षेत्र से थोड़ा दूर होगा। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है मॉरिटानिया। तो मॉरिटानिया यहाँ है, तो ये तो बहुत नजदीक है। नाइजर दूसरा ऑप्शन है, ये भी नजदीक है। सूडान यहाँ है, ये भी बहुत नजदीक है। चौथा ऑप्शन है युगांडा। युगांडा हम देख रहे हैं कि कहाँ है, ये इक्वेटर पर है, इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास है तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश में तो आएगा नहीं, ये तो विषुवतीय जो जलवायु प्रदेश है उसमें आएगा और यहाँ वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, युगांडा। अब आज के सेशन के पहले सवाल की बात करते हैं। पहले सवाल में पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता संपन्न हुई जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? कनाडियन शील्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट क्या है? कनाडियन शील्ड उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। देखिए, एक फैक्चुअल जानकारी है, पहले देख लेते हैं कनाडियन शील्ड कहाँ है। तो कनाडियन शील्ड ये मानी जाती है, ये क्षेत्र माना जाता है और कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन भूखंड है। तो ये एक फैक्चुअल जानकारी है, अभी के लिए हम इसे मानते हैं कि ये फैक्चुअल जानकारी सही है। लेकिन अगर कभी भी सवाल में इस तरह का स्टेटमेंट आए जो बहुत फैक्चुअल जानकारी पर हो, आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, तब हम हमेशा किसका सहारा लेते हैं? ऑप्शन का सहारा लेते हैं, जो कि इस सवाल में हम लेंगे भी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इस शील्ड की प्रमुख नदी सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओंटारियो झील हमें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, झीलों का समूह है यहाँ, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी और ओंटारियो। तो ओंटारियो से निकलकर कहाँ जाती है? क्या लिखा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये है सेंट लॉरेंस और ये गिरती है गल्फ ऑफ लॉरेंस में, जो किसका पार्ट है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या होता है? सही होता है। अभी के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट को हम सही मान रहे हैं, हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब देखिए, थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले पूछा क्या है? कौन सा कथन सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट जिसमें है वो सही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया और अब बचे दो स्टेटमेंट, या तो ऑप्शन बी सही होगा या डी सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। मैकेंजी नदी का प्रवाह कनाडियन शील्ड से होता है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए, हम सब ये जानते हैं कि मैकेंजी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तरी अमेरिका की? सबसे लंबी नदी है मिसौरी। मिसौरी नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। और मजेदार बात यह है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मिसौरी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी की। और
मिसौरी नदी सहायक नदी होने के बावजूद अपनी मुख्य नदी से क्या है, लंबी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये है यहाँ पर मिसौरी नदी, ठीक, और ये है मिसिसिपी नदी जो कहाँ गिर जाती है, जो गिर जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, और ये यहाँ पर आकर मिलती है, मिसौरी नदी इस नदी में आकर मिलती है मिसिसिपी में। तो लंबी नदी नहीं है, ये तो हमें पता चल गया, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन पूछा क्या था, मैकेंजी नदी का प्रवाह कैनेडियन शील्ड से होता है। इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये है हमारी मैकेंजी नदी और इसका प्रवाह बिल्कुल कैनेडियन शील्ड के पास से होता है और ये गिर जाती है कहां पर, ये गिरती है मैकेंजी बे में, आर्कटिक ओशियन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हाफ तो ठीक है लेकिन हाफ क्या है, गलत है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट के गलत होते ही ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है 1 और 2, क्योंकि यही ऑप्शन बचा भी है। तो अगर हमें तीसरा ऑप्शन पता है कि वो गलत है तो हमारे बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। हमें भले ही ये फैक्चुअल जानकारी ना भी हो तब भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार आंसर को इस तरह भी निकालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में भारत सहित पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के पूर्वानुमान में कटौती की है। प्रश्न क्या बनाया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहला कथन क्या है, मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर देश आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मलय प्रायद्वीप। तो मलय प्रायद्वीप का हिस्सा ये माना जाता है, ये मलय प्रायद्वीप है। कौन कौन से देश कहा गया है इसमें आते हैं, म्यांमार। तो देखिए ये जो क्रीम कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये म्यांमार का हिस्सा है, तो ये आता है। दूसरा कहा गया है थाईलैंड, ये येलो जो दिखाई दे रहा है ग्रीनिश येलो, ये क्या है, थाईलैंड है। फिर कहा गया है मलेशिया, ये डार्क येलो, ये मलेशिया है। और कहा गया है सिंगापुर, तो ये भी मलय प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। तो मलय प्रायद्वीप में ये आते हैं और ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। अगला स्टेटमेंट है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया के 2 राज्य सरावाक और सबह दक्षिण चीन सागर द्वारा मलय प्रायद्वीप से अलग होते हैं। तो एक बार बोर्नियो द्वीप को देख लेते हैं, ये है बोर्नियो द्वीप पर स्थित, इसे एक बड़े मैप पर देख लेते हैं, ये है बोर्नियो द्वीप। ठीक, बोर्नियो द्वीप में ये बुर्नई देश है और इस बुर्नई देश से अगर मैं लोकेशन देखूं तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। बुर्नई से नॉर्थ ईस्ट में सबा है और साउथ वेस्ट में सरावाक है। ठीक है, कहा क्या गया है स्टेटमेंट में, इन दोनों को मलय प्रायद्वीप से कौन अलग करता है, दक्षिणी चीन सागर। तो देखिए मलय प्रायद्वीप कहाँ था, यहाँ, ये मलय प्रायद्वीप है। तो इसको और इसको अलग करने का काम कौन कर रहा है, साउथ चाइना सी, जो कि स्टेटमेंट में दिया गया है और बिल्कुल सही है। वापस चलते हैं अपने सवाल पर। तो हमारा ऑप्शन, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन में क्या पूछा गया है, सही कौन सा है, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ ये ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में रूसी नौसैनिक बेड़े के एक प्रमुख युद्धपोत मॉस्कवा के काला सागर में डूब जाने को रूस के लिए गंभीर झटका माना जा रहा है। अब सवाल क्या बना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, एशिया के उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य है। ये उत्तरी निम्न भूमि जो क्षेत्र है ये साइबेरिया के क्षेत्र को कहा जाता है, साइबेरिया क्षेत्र, साइबेरिया के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, किस किस के बीच बताया गया है, साइबेरिया क्षेत्र यूराल पर्वत और लीना नदी के मध्य। देखिए ये क्षेत्र कहा जाता है साइबेरिया क्षेत्र, इसके वेस्ट में क्या है, यूराल पर्वत ये। ठीक है, और कहा गया है लीना नदी, तो लीना नदी, ये लीना नदी। ठीक है, तो ये इसकी बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है।
तो लीना नदी और यूराल पर्वत के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? साइबेरिया क्षेत्र, या फिर यहाँ जो दिया गया है उत्तरी निम्न भूमि कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली ओब और येनेसी नदी का निकास आर्कटिक महासागर में होता है। देख लेते हैं ओब नदी कहाँ है? ये है ओब नदी, और दूसरी कौन सी नदी है? येनेसी नदी है। तो ओब और येनेसी नदी, ये है ओब और येनेसी नदी। ओब यहां से ऐसे जाती है और ये यहां गिर जाती है कारासी में। कारासी किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। इसी तरह येनेसी नदी यहां से होते हुए जाती है और ये भी कहाँ गिर जाती है? ये भी गिर जाती है कारासी में, और ये भी किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। तो इस तरह दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। सही ही पूछा है तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी फिर से सही है। अगला सवाल, रमजान के पवित्र महीने के बीच इजराइल और फिलिस्तीन हिंसा में वृद्धि के कारण यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद परिसर के आसपास तनाव बढ़ गया है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। पहला है हेगिया सूफिया, मस्जिद अल नबवी, अल अक्सा मस्जिद और मस्जिद अल हरम। तो सबसे पहले हम इन सभी धार्मिक स्थलों को एक एक करके देख लेते हैं कि इनका संबंध किस देश से है। जैसे सबसे पहले है हेगिया सूफिया, तो इसका संबंध है इस्तांबुल से। ठीक है, आपको देखा होगा आपने, बहुत बार इस मस्जिद का नाम आता है खबरों में, बीते दिनों ये बहुत चर्चा में भी रहा। दरअसल रोमन साम्राज्य में इसे एक चर्च के रूप में स्थापित किया गया था, हेगिया सूफिया को। उसके बाद जब ऑटोमन यानी उस्मानी सल्तनत जब आई, ऑटोमन साम्राज्य जब आया, तो तब इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब तुर्की एक सेकुलर कंट्री घोषित हुआ, जब एक सेकुलर राष्ट्र घोषित हुआ तुर्की, तो तब इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अभी बीते दिनों फिर से इस म्यूजियम को किस में तब्दील कर दिया गया है? मस्जिद का दर्जा दे दिया गया है, और ये कहाँ स्थित है? तुर्की में, इस्तांबुल में। ठीक है, मस्जिद अल नबवी सऊदी अरेबिया में मदीना शहर में है, मदीना शहर में है। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद हमें पता है ये कहाँ है? यरूशलेम में है। और मस्जिद अल हरम सऊदी अरब के मक्का शहर में है, मक्का शहर में है। ये मस्जिद अल हरम, ये वही मस्जिद है जिसमें इस्लामिक जो मान्यता, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, उनका जो सबसे पवित्र स्थल है काबा, वो इसी मस्जिद के अंदर स्थित है। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? हेगिया सोफिया, जिसको अभी हाल ही में मस्जिद का दर्जा दिया गया है, ये इस्तांबुल में है। ठीक, उसके बाद है मस्जिद अल नबवी और अल अक्सा मस्जिद। तो मस्जिद अल नबवी मदीना में है, अभी मैंने लिखा था वहां, और फिर यरूशलेम में क्या है? अल अक्सा, और अंत में अल हरम, मस्जिद अल हरम, वो मक्का में है, सऊदी अरब के। ठीक है, पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको सजाना है। तो उत्तर में सबसे पहले इस्तांबुल में जो है हेगिया सोफिया, उसके बाद यरूशलेम में अल अक्सा, मदीना में नबवी और मक्का में अल हरम। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन निकल के हमारे पास क्या आया है? 1, 3, 2, 4। किसी टेक्निकल वजह से यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है जो करेक्ट है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 1, 3, 2 और 4। ठीक, ये क्रम बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो अब हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला सवाल, हाल ही में अफ्रीका के माली में सड़क किनारे हुए एक बम विस्फोट में माली की सेना के साथ काम करने वाले एक रूसी नागरिक की मौत हो गई। नाइजर नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन है, नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है? पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की नहीं कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइजर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सिएरा लियोन और
गिनी के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ से निकलती है नाइजर नदी, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। माली की राजधानी बमाको इसी के तट पर अवस्थित है, बिल्कुल ये रहा बमाको, इसके तट पर अवस्थित है, ये याद रखना है, ये माली की राजधानी है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अफ्रीका में इसे पाम ऑयल नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए नइजर नदी जो है उसके आसपास पाम ट्री का बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ इसी नदी के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, पाम ऑयल नदी कहा जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन इसी नदी के सहारे किया जाता है, तो इसलिए उसे ऐसा कहा जाता है पाम ऑयल नदी। ये भी सही है। इसके मुहाने के निकट नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह अवस्थित है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है हारकोट बंदरगाह, ठीक, और जैसा कि हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है इसके मुहाने पर है, बिल्कुल है, जहां पर नाइजर नदी जो है वो गिर रही है वहां पर क्या है, हारकोट बंदरगाह है, ठीक। तो चारों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, सही हैं, तो इसलिए कथन पूछा गया है सही कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ इतना साइड में इसलिए खड़ी हो जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में ऐसा लिखा हुआ आता है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो जब मैं सवाल यहाँ बदल रही होती हूँ आप इस बीच स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया के फिर से मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के राजनयिकों ने कड़ी प्रतिक्रिया देने पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने बातचीत के रास्ते को भी खुला रखने की बात की है। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समानांतर रेखा से अलग होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है वो अलग जो होते हैं, उस जो लाइन है उसे कहा जाता है 38th पैरेलल लाइन। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि इन दोनों के बिल्कुल जहां बाउंड्री है उसी के आसपास से होकर गुजरती है 38 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये जो डॉट डॉट बनाई गई है ये क्या है, 38 डिग्री अक्षांश, ठीक। और इसी के लगभग जो इनकी बाउंड्री है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की, वो बहुत ज्यादा दूरी पर, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है मैं इसे ब्लू कलर से मार्क कर देती हूँ, इतना ज्यादा ये इसके पैरेलल है, ठीक है। 38 डिग्री अक्षांश के पैरेलल क्या है, 38, जिसे पैरेलल ही कहा जाता है, 38th पैरेलल लाइन, ठीक। तो यही सवाल में कहा भी गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सियाचिन और टोक्यो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं। अब देखिए ये दिया क्यों है स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम ग्लोब में भारत की और जापान की अवस्थिति देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे भारत थोड़ा सा नीचे होगा, और क्योंकि तब तक टर्न आ जाता है तो लगता है कि जापान की अवस्थिति भारत से थोड़ा ऊपर की तरफ होगी। तो अभी हम इसे एक समतल मैप पर देख लेते हैं। ये है सियाचिन, ठीक, और ये है टोक्यो। देखिए ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमें लगेगा टोक्यो और सियाचिन एक अक्षांश पर हो ही नहीं सकते, अगर हम ग्लोब में दिमाग लगाएंगे और हमने इसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन सियाचिन और टोक्यो दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर हैं और ये लगभग 35.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, 35.5 डिग्री नॉर्थ में है। फिर से मैं लिख देती हूँ, 35 है वो, 5.5 डिग्री नॉर्थ, लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये लगभग एक ही अक्षांश पर है। तो ये जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट है ये भी क्या है, सही है। और फिर से पूछा गया है कौन सा कथन सही है, और फिर से हमारा उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। लेकिन हमेशा ऑप्शन सी सही नहीं होता, तो तुक्का नहीं लगाना है, समझ के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2022 के लिए अपना पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान यानी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि देश में लगातार चौथे वर्ष मानसून क्या रहेगा, सामान्य रहेगा। अब प्रश्न क्या है, भारत के वर्षण प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि जो उडुपी है उसकी तुलना में मैसूर दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून हो या फिर अगले स्टेटमेंट में यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून है,
हमने ये पिछले सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि दक्षिण पूर्वी मानसून कैसे आता है, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उडुपी की तुलना में मैसूर दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी ये कह रहा है कि मैसूर ज्यादा वर्षा प्राप्त करेगा। देखिए उडुपी को अगर हम देखें तो उडुपी यहाँ है और मैसूर कहाँ है, बेंगलुरु के पास यहाँ। ठीक, अब दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो किधर से आएगा, इस तरफ से आएगा, और इस तरफ से आएगा तो ये जो दिखाई दे रहा है पश्चिम घाट पर्वत है ये। ठीक है, तो जब यहां से आएगा तो टकराएगा कहाँ, यहाँ पर, और वर्षा कहाँ होगी, यहाँ इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी। जबकि मैसूर कहाँ आ जाएगा, रेन शेडो रीजन में आ जाएगा, यानी पश्चिमी जो ये तट है, पश्चिमी घाट है जो इस पर्वत श्रृंखला के रेन शेडो क्षेत्र में आएगा। कौन, मैसूर। तो कहाँ ज्यादा अधिक बारिश होगी, उडुपी में। जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है मैसूर में ज्यादा बारिश होगी। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट है पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्वी मानसून से कम वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ बात हो रही है उत्तर पूर्वी मानसून की, यानी लौटते हुए मानसून की। दोबारा से हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि बनेर घट्टा कहाँ है, यहाँ। मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देती हूँ, ये। ठीक है, और पॉइंट कैलिमर ये। ठीक, फिर से क्या होगा, लौटता हुआ मानसून, ये कौन सा है, ये क्या है, ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। तो जब यहाँ से मानसून लौटेगा तो कहाँ टकराएगा, यहाँ। तो वर्षा अधिक कहाँ होगी, इस क्षेत्र में अधिक होगी। जबकि जो ये बनेर घट्टा है ये कौन से रीजन में आ जाएगा, रेन शेडो रीजन में आ जाएगा। तो यहाँ कम वर्षा होगी। तो यही हमारे स्टेटमेंट में कहा भी गया है, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये सही हो जाता है। और पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन बी, यानी केवल 2 सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, जबकि फर्स्ट क्या है, गलत है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी तो तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संरक्षित क्षेत्र कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, कोल्लेरू झील वन्यजीव अभ्यारण्य या पंचमणि जैव मंडल आगार। ठीक है, अब देख लेते हैं एक की लोकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कृष्णा नदी को मार्क कर लेते हैं। कृष्णा नदी ये। ठीक, सबसे पहले दिया गया है पहला ऑप्शन कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख कहाँ है, यहाँ। तो ये कृष्णा नदी के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया है मुदुमलाई। मुदुमलाई ये है। हमें याद रखना है कि मुदुमलाई जो है वो नीलगिरी जो जैवमंडल आगार है उसी का क्या है, उसी का एक भाग है। तो ये भी कहाँ है, दक्षिण में है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है कोल्लेरू लेक। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोल्लेरू लेक यहाँ है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कृष्णा के कहाँ है, दक्षिण में तो नहीं है, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में। ठीक, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। ठीक है, कोल्लेरू लेक जो है वो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। और अंत में पंचमणि, तो हमें इससे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो भी सकता है क्योंकि ये कृष्णा के बहुत पास है। पंचमणि तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ है, एमपी में, तो वो तो साउथ में हो ही नहीं सकता कृष्णा नदी के। ठीक, तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, गलत, और 2 क्या हो गए, सही। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, 1 और 2 या फिर 3 और 4। उत्तर होगा 3 और 4, क्योंकि क्या पूछा था सवाल में, कौन नहीं है। तो 3 और 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको सवाल में ये बार बार देखना है कि क्या पूछा है, सही है या सही नहीं है। कई बार इसलिए भी हमारा आंसर गलत निकल जाता है, स्टेटमेंट ठीक से नहीं पढ़ते तो। हाल ही में गुजरात के जामनगर में अपनी तरह के पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा और भारत के मानक मध्याह्न रेखा के मिलन बिंदु के सबसे निकट है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन में पूछा गया है रांची, भोपाल, भुवनेश्वर या
लखनऊ। तो एक बार दोनों रेखाओं को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो भारत की क्या मानक रेखा, मध्याह्न रेखा मानी जाती है, और ये हो गई कर्क रेखा। ठीक, तो पूछा गया है इन दोनों के मिलन बिंदु, उनका मिलन बिंदु ये हो गया। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे समीप है इस मिलन बिंदु के। ऑप्शन में पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है रांची, तो रांची यहाँ है, डिस्टेंस कितनी हुई, इतनी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भोपाल, डिस्टेंस कितनी हुई, इतनी, ज्यादा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है भुवनेश्वर, तो डिस्टेंस कितनी हुई, ये है भुवनेश्वर, ये तो और भी ज्यादा हो गई। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, तो डिस्टेंस हो गई ये। तो ऐसे भी देखने में समझ आ रहा है कि सबसे कम डिस्टेंस किसकी है, रांची की, क्योंकि शायद हम इन तीनों में बहुत कंपैरिजन ना कर पाए, कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि हो सकता है अंतर बहुत ज्यादा स्पष्ट ना हो, लेकिन रांची के कंपैरिजन में और सबकी बहुत ज्यादा है, तो रांची उत्तर हुआ हमारा ए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव से वार्ता की, जिसमें क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों के अतिरिक्त यूक्रेन संकट तथा दक्षिणी चीन सागर से जुड़े विषय भी शामिल थे। ठीक है, सवाल पूछा गया है वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक, और भारतीय शहर नागपुर लगभग एक ही अक्षांश यानी लगभग 21 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन दोनों शहरों से गुजरने वाली रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये इस तरह के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं और बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे देश के कौन कौन से शहर दूसरे देशों के किन किन शहरों के साथ सेम एक समान अक्षांश पर स्थित है ना। तो ऑप्शन में दिया गया है विंतियाने, ढाका, नेपिडो और मनीला। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये है नागपुर शहर, ठीक, और ये है दूसरा क्या पूछा गया था, हनोई। ठीक, पूछा गया है कि इसके उत्तर में कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शहर है जो इनके उत्तर में स्थित है। पहला दिया गया है वियंटियाने, ये लाओस की राजधानी है, तो ये तो उत्तर में नहीं है, ये तो दक्षिण में है। दूसरा दिया गया है ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तीसरा दिया गया है नायपीडर, यानी म्यांमार की नई राजधानी, ये भी दक्षिण में है। और अंत में दिया गया है मनीला, यानी फिलीपींस की राजधानी, तो ये भी कहाँ है, दक्षिण में है, इस रेखा के दक्षिण में है। तो हमारा उत्तर जो निकल के आया वो क्या आया, ढाका। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कहा कि कोयले की कमी के कारण कम बिजली उत्पादन ने राज्य के कई हिस्सों को लोड शेडिंग के कगार पर खड़ा कर दिया है। भारत के निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्रों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैगा, कुडनकुलम, कल्पक्कम, तारापुर और काकरापार। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुडनकुलम, ये यहाँ है कुडनकुलम, तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर है। ठीक, फिर है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, ये क्या है, ये कल्पक्कम है, कल्पक्कम, इसी को क्या कहा जाता है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक, यहाँ। फिर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई के उत्तर में स्थित है। ठीक, फिर है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये गुजरात में है और ये सूरत के नजदीक है। तो सवाल में हमसे यही 5 पूछे गए थे, जबकि यहाँ पर हमने 7 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव है इंडिया में उनको दर्शाया है। एक राजस्थान में है, ठीक, और एक है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में। हमसे 5 पूछे गए थे और पूछा गया था कि दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाएं। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सा है, कुडनकुलम, उसके बाद है कल्पक्कम, फिर कैगा, फिर तारापुर और फिर काकरापार। ठीक, तो सबसे पहले हो गया हमारा कुडनकुलम, फिर है कल्पक्कम, फिर है कैगा, फिर है तारापुर और है काकरापार। 2 3 1 4 5, तो इसमें तो 3 दे रखा है पहले ही ऑप्शन पे, तो गलत हो जाता है। तो 2 3 1 4 5 ऑप्शन ए
ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को शफल किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हुआ। अब अंतिम सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में पहले कदम के रूप में राज्य के कैबिनेट ने एक प्रारूप समिति की स्थापना के लिए सहमति दे दी है। बात कहाँ की हुई है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाली निम्नलिखित दर्रों को, ये कुछ दर्रे दिए गए हैं जो किनको जोड़ते हैं? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाएं। ठीक, कौन कौन से दर्रे हैं? माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में है लिपुलेख, ये, उसके बाद है नीति, उसके बाद है माना। ठीक है, तो क्रम क्या आया? लिपुलेख, नीति और माना। लिपुलेख, नीति और माना, 3, 2, 1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। दोहरे भू आबद्ध देश उन देशों को कहते हैं जिनके सभी पड़ोसी देश भी भू आबद्ध होते हैं। बिल्कुल सही है। मध्य एशिया का कौन सा देश दोहरा भू आबद्ध यानी डबल लैंडलॉक्ड देश है? और ऑप्शन है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आपको क्या करना है? मैप खोलना है, एटलस खोलनी है और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। बहुत ही आसान उत्तर है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे एटलस की, तब तक जब तक हम अगले सेशन में फिर से नए सवालों के साथ हाजिर नहीं होते। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।